में ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, रजिस्ट्रार सर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, आईआईसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सजीवन कुमार सर, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर भूपेंद्र सर, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ एक कानूनी अवधारणा नहीं है, यह वह आधार है जिस पर नवाचार और रचनात्मकता पनपती है। आज आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मूल्य और सुरक्षा के बारे में हम सभी को, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। और आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे साथ मौजूद मुख्य वक्ता डॉक्टर भूपेंद्र जी की, जिनकी बौद्धिक संपदा और अधिकार के क्षेत्र में एक अपनी अंतर्दृष्टि है और उनकी जो समझ है, उनकी इस समझ का और उनके अनुभव का मैं आशा करती हूँ हम सभी लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से हमारी समझ समृद्ध होगी और सार्थक चर्चाओं से में हमको बढ़ावा मिलेगा। इस सेमिनार का उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान का निर्माण करना और बौद्धिक संपदा के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी इस सेमिनार में सक्रिय रूप से भागीदारी हों और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक बार फिर मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर करवंदे सर, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम के संचालन पे हम पुनः दृष्टि डालते हुए आपको यह सुंदर व्याख्यान सुनने के लिए हम उत्साहित हैं। कृपया चलते हैं, आप मंच संचालन शुरुआत करिए सर। सर व्याख्यान की शुरुआत कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें और आईपीआर पे एक अच्छा गहन दृष्टि हम भी रख सकें। ठीक, थैंक यू मैडम। मेरे ख्याल से मेरी आवाज सभी को सुनाई आ रही होगी। बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस सेमिनार के कार्यक्रम में जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को, कोऑर्डिनेटर मैडम को, पूजा मैडम को, सभी को इस ऑनलाइन माध्यम से रायपुर से प्रणाम करता हूं। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो जो विषय है वो है एक्चुअल में बौद्धिक संपदा अधिकार। यहाँ पर एक शब्द जो है वो आता है संपदा या संपत्ति। अक्सर हम देखते हैं कि संपदा जो है या संपत्ति जो है वो हमने अभी तक देखा कि वो दो तरह की ही होती थी। एक होती थी चल संपत्ति और एक होती थी अचल संपत्ति, जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी और इनमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा कहते थे। लेकिन कुछ समय बाद इसके कंसेप्ट में थोड़ा परिवर्तन हुआ और इसमें एक और संपदा जुड़ी जिसे हम बौद्धिक संपदा के नाम से जानते हैं। आज के इस सेमिनार में, आज के चर्चा में हम तय करेंगे कि आखिर अचानक से बौद्धिक संपदा पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये कानूनी अधिकार तो काफी लंबे समय से था, बहुत लंबे समय से ये अधिकार सभी के लिए उपस्थित था, लेकिन अचानक से बौद्धिक संपदा पर इतनी चर्चा क्यों? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत सरकार ने 2016 में एक आईपीआर पॉलिसी बनाई है जिसका उद्देश्य है रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। रचनात्मक भारत, अभिनव भारत, इसका तात्पर्य ही यही है कि सभी लोग इस बात को जाने कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कानून उसको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। मैं इस चर्चा में आपको ये बताऊंगा कि बौद्धिक संपदा का तात्पर्य क्या। जैसा कि मैंने कहा कि संपदा मूल रूप से 3 प्रकार की है, एक चल, एक अचल और एक बौद्धिक। बौद्धिक संपदा या बौद्धिक संपदा का जो मतलब है वो ये है कि ऐसी संपदा जो व्यक्ति के बुद्धि से उत्पन्न होती है। इसे हम अमूर्त संपदा भी कह सकते हैं क्योंकि आप इसे छू कर नहीं देख सकते। ये मस्तिष्क की उपज है। मानव मस्तिष्क और बुद्धि का जो उत्पाद होता है उसे ही हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। और इसी बौद्धिक संपदा को राज्य जो है
विधि के माध्यम से संरक्षण प्रदान करता है, मान्यता भी प्रदान करता है। देखो मैंने दो शब्द कहे, मैंने कहा प्रोटेक्शन और मैंने कहा मान्यता। मान्यता का मतलब है कि हम आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आपने जो चीज लिखी है वो आपकी ही है, और दूसरा प्रोटेक्शन इस तरीके का कि हम कानून के माध्यम से कि आपको आपकी उस संपदा का कोई दूसरा अपने नाम से प्रयोग न कर पाए। मूल रूप से ये जो भावना है वो कानून की यही है। आप ये भी जानते होंगे कि 26 अप्रैल जो है, मतलब जो आज की तिथि है, आज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, और इसीलिए इस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन मेरे ख्याल से किया गया है। तो आज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी है और इसी दिन पर हम बौद्धिक संपदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि किसी वस्तु का या विचार का या रचना का जो उसके निर्माता है उसको उचित श्रेय मिले, उसका उचित लाभ मिले। मैंने दो शब्द फिर कहे, मैंने कहा श्रेय मिलना और लाभ मिलना। लाभ इसलिए कि आप उससे रॉयल्टी कमा सके, आप उससे जो धन है वो कमा सके क्योंकि वो आपकी संपदा है। दूसरी बात, ये वस्तु के रूप में भी हो सकती है, ये विचार के रूप में भी हो सकती है और ये रचना के रूप में भी हो सकती है। अगर मैं कुछ बौद्धिक संपदाओं की बात करूं तो इसमें आविष्कार भी आते हैं, इसमें साहित्य भी आते हैं, इसमें कलात्मक कार्य भी आते हैं, इसमें वाणिज्य में उपयोग करने वाले प्रतीक, नाम और चित्र भी आते हैं। अगर हम इनके नामों पर बात करें तो आपने देखा होगा कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, इस तरीके की चीजों के नाम मेरे ख्याल से आपने किसी भी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ, आ रही एक्चुअल सर, में आपकी आवाज आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बौद्धिक संपदा में जैसे मैं कुछ शब्दों की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने पहला शब्द कहा ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क का मतलब है कि ये किसी प्रॉपर प्रोडक्ट के ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है कि ये प्रोडक्ट जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड जब लिखे हुए होते हैं, बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, तो उसके ऊपर में कॉर्नर में TM लिखा हुआ होता है, वो ट्रेडमार्क होता है। इसी प्रकार कुछ ट्रेड सीक्रेट्स भी होते हैं जिसका जो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई इनोवेशन हुआ है या कोई अ, अ, दवाई बनी है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेय पदार्थ बना है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो ट्रेड सीक्रेट होता है। उसको आप अगर रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो फिर आप उसका एकमात्र अधिकार आपके पास होता है। इसी तरीके से कॉपीराइट पर हम बात करते हैं तो अक्सर हमको कॉपीराइट में ये समझ में आता है कि जो कॉपीराइट होते हैं वो बुक्स पर मिलते हैं, मूवीज पर भी मिलते हैं, ड्राइंग्स पर भी मिलते हैं, और इसी प्रकार से पेटेंट भी होते हैं। जो पेटेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फंक्शन पर या फीचर्स पर होते हैं, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर पर हम बात कर लें या किसी डिजाइन पर हम बात कर लें, वो इसके अंतर्गत आते हैं। खैर, ये तो बहुत बेसिक बात हुई। अब बात ये करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो किसी आविष्कार पर या सृजनात्मक गतिविधि के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। आविष्कार का मतलब है कि जहां पर आपने कोई नया इनोवेशन किया है या कोई सृजनात्मक गतिविधि की है, जिसके आधार पर ये अधिकार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें जैसा मैंने कहा कि पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, पादप प्रजनक का अधिकार, एकीकृत परिपथ, लेआउट, इस टाइप की बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें ये बौद्धिक संपदा जो होती है, ये किसी उपभोक्ता को सूचना भी प्रदान करते हैं। और सूचना प्रदान करने का मतलब क्या कि ये इसका इसका जो एकमात्र स्वामी है, वो वही है जिसको ये अधिकार मिला हुआ है। ये उपभोक्ता को सूचना पर, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक पुस्तक खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो जब आप पुस्तक देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस पुस्तक का एक राइटर है और उस राइटर को या तो कॉपीराइट मिला हुआ है या उसके पब्लिशर के पास उसका कॉपीराइट है। इसका मतलब है कि आप उपभोक्ता है, आप पुस्तक खरीद रहे हैं, लेकिन पुस्तक खरीदने के साथ साथ अब इस बात को भी जानिए कि उसका कॉपीराइट किसके पास है और उस बुक का कॉपीराइट प्रदान किया गया है।
तो इस तरीके की चीजें बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। लेकिन बौद्धिक संपदा जो है वो कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। जब मैं मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की बात करता हूँ, तो मानव अधिकारों की जब सार्वभौमिक घोषणा हुई, तो उसके अनुच्छेद 27 के दूसरे क्लॉज में ये लिखा था कि हर किसी भी कोई भी वैज्ञानिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो व्यक्ति हो, चाहे वो कलात्मक उत्पादन करता हो, उसके परिणाम स्वरूप जो नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा करने का जो अधिकार है, वो उसके लेखक जिस उसी को होगा और उसको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई 10 दिसंबर 1948, मैं 1948 की बात कर रहा हूँ। उस समय एक दस्तावेज आया। उस दस्तावेज में बहुत सारे अनुच्छेद थे, बहुत सारे अधिकारों की बात की गई। वो अधिकार बेसिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे। और उस ह्यूमन राइट के चार्टर में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 27, जो ये कहता है कि हर किसी को, चाहे वो वैज्ञानिक कार्य कर रहा हो, साहित्यिक कार्य कर रहा हो या कलात्मक कार्य कर रहा हो, इस कार्य के स्वरूप उसने जो उत्पादन किया है, उस उत्पादन पर उसके नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का उसको अधिकार प्राप्त है, जिसने उसका उत्पादन किया। मतलब हम ये सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर जनरेट किया गया और उसके बाद फिर इसके लिए ये सिनेरियो भी जब 10 दिसंबर 1948 को डायरेक्टली नहीं आया, इसके लिए 2 कन्वेंशंस हुए। इसमें जो पहला जो कन्वेंशन था वो 1883 में पेरिस का कन्वेंशन था और 1886 का कन्वेंशन जो बर्न कन्वेंशन था। ये 2 कन्वेंशंस हुए थे, जिस कन्वेंशन में बौद्धिक संपदा को मान्यता विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। देखिए, शुरुआत हो रही है 1883 से। 1883 में पहली बार एक कन्वेंशन हुआ और वो कन्वेंशन पेरिस में हुआ। उस कन्वेंशन में पहली बार ये कहा गया कि हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। उसके बाद उसी कन्वेंशन आगे बढ़ाया बर्न कन्वेंशन 1860 साल बाद। वहां पर भी इसी प्रकार के राइट्स को लेकर मान्यता प्रदान की गई। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, वीपो, ये इसकी स्थापना 1967 में की गई। वीपो जिसे हम कहते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और इसका इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में। आप देखते होंगे कि ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये भारत में इंटरनेशनल या किसी भी देश में इंटरनेशनल लेवल से जनरेट होकर वो देशों तक पहुंच रहा है। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे हम वीपो कहते हैं, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्य कार्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनकी रक्षा कर। अब बौद्धिक संपदा के संबंध में व्यापार की जब मैं बात करता हूं कि बौद्धिक संपदा की व्यापार की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर ट्रिप्स की बात आती है और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की बात आती है। डब्ल्यूटीओ के समझौते के माध्यम से 1995 में ये समझौता जो है पूरे विश्व के व्यापार संगठनों के सदस्यों पर लागू हुआ और इस ट्रिप्स के समझौते में 7 प्रकार की बौद्धिक संपदा को शामिल किया गया और एक मानक स्थापित कर दिया गया कि बौद्धिक संपदा पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसने उसे जनरेट किया है, जिसने उसे बनाया है, और उन अधिकारों की रक्षा करने का जो कार्य होगा वो इस संगठन का होगा। मैं ट्रिप्स की बात कर रहा हूं। 7 प्रकार की बौद्धिक संपदा के बारे में उपलब्धता कराता है। पहला ट्रेडमार्क, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ज्योग्राफिकल इंडेक्स जिसे हम जीआई या भौगोलिक संकेत कहते हैं, एक पेटेंट, एक औद्योगिक डिजाइन, एक एकीकृत सर्किट के लिए लेआउट डिजाइन और एक व्यापार के बारे में। इस तरीके के 7 जो अवेलेबिलिटी है वो डब्ल्यूटीओ जो है उसको अवेलेबल कराता है और भारत भी डब्ल्यूटीओ का मतलब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। हमने ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए भारत भी विश्व के इस बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य होने के बाद वह भी प्रतिबद्ध है कि इस तरीके के कानून को वो भारत में लागू करे। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी मैं बात आप लोगों को बता रहा था, ये इंटरनेशनल लेवल की बात थी, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट। सबसे पहली चीज को मैं उठाऊंगा और वो है कॉपीराइट। सबसे पहले तो हम ये समझे कि कॉपीराइट को लेकर मैं कुछ डेट्स आपको बता रहा हूं। अगर बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो वो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे। कुछ डेट मैं उनको बता रहा हूं, उसको वो नोट कर ले, उनके निश्चित रूप से उनके भविष्य में वो चीज काम आए।
कॉपीराइट एक्ट 10 अप्रैल 1710 कॉपीराइट एक्ट। देखिए वर्ल्ड लेवल पर बात होने से पहले ही कॉपीराइट एक्ट 10 अप्रैल 1710 को ब्रिटेन में पहली बार लागू हो गया था। उस समय इसे कॉपीराइट एक्ट नहीं कहा जाता था, उस समय इसे इंस्टीट्यूट ऑफ एनी कहा जाता था। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एनी का मतलब ये होता था कि कोई भी लेखक जब अपनी पुस्तक छापता है, अगर उसने नई किताब छापी है तो उसे 20-21 साल तक हम कॉपीराइट देंगे, और अगर कोई किताब पहले से छपी हुई है, मतलब 10 अप्रैल 1710 से अगर कोई किताब पहले छपी है तो उसे 14 साल के लिए कॉपीराइट प्रदान किया जाता है। आई रिपीट अगेन, अगर बच्चे मेरे को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो वो अपनी कॉपी में नोट कर लें कि विश्व में सबसे पहले कॉपीराइट पर कानून बनाने वाला देश ब्रिटेन था, जिसने 10 अप्रैल 1710 को एक कानून बनाया जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ एनी था, ANI। और ये लेखकों को पुस्तक छपवाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता था। और अगर आप नई पुस्तक छाप रहे हैं, नए व्यक्ति हैं, तो आपको 21 साल के लिए कॉपीराइट मिलता था, और अगर पहले से आपकी कोई पुस्तक है तो उसके लिए आपको 14 साल के लिए कॉपीराइट मिलता था। भारत में 1860 में कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ, जो ब्रिटेन के माध्यम से आई रिपीट, भारत में 1847 में कॉपीराइट एक्ट ब्रिटेन जब के अधीन हम थे तब लागू हुआ। और स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार जो कानून बना वो बना 1957 में भारत में सबसे पहली बार कॉपीराइट को लेकर कानून बना। और इस कानून में 1983 में, 1984 में, 1992 में, 94 में, 99 में और आखिरी संशोधन वर्ष 2000 में किया गया। तो भारत 1957 में भारत में कानून बना। हालांकि भारत में कॉपीराइट कानून अंग्रेजों ने लाया था। 1847 में ये कानून पहली बार भारत में आया, और उस समय भारत में कुछ लोगों को कॉपीराइट के माध्यम, मैं सिर्फ अभी कॉपीराइट एक्ट पर बात कर रहा हूँ। और कॉपीराइट एक्ट में आपको ये भी जानना चाहिए कि कॉपीराइट किन किन चीजों पर मिलता है, कैसे मिलता है, और कब काम करना कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। एक केस के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये RG आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म का एक मामला था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यदि आप किसी के विचार, थॉट लेते, किसी ऐतिहासिक तथ्य को लेते, किसी को लेते, पौराणिक कथा की नकल कर ले, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या कार्य कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, 1978 का ये वर्डिक्ट है। किसी का विचार, किसी ऐतिहासिक तथ्य को, किसी थीम को, किसी पौराणिक कथा को अगर आप नकल कर लेते हैं तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। ऑडिबल है? आपको चीजें समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा था। मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? You are audible now. इसके पहले मेरी आवाज आप लोगों को नहीं मिल रही थी? आ रही है। ओके। एक्चुअल में ऑनलाइन मोड में पता नहीं चलता है आवाज जा रही है नहीं जा रही है, बस ये लग रहा है कि आप एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहता हूँ कि मेरी आवाज आ तो रही है ना आप लोग। भारत में बौद्धिक संपदा, ओके ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बच्चे अगर बैठे हैं तो वो कुछ चीजों को नोट करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ये चीजें बहुत काम आएगी। भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार का जो पहला मामला आया वो 1856 में आया। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बौद्धिक संपदा की बात कर रहा हूँ, और बात पेटेंट की कर रहा हूँ। 1856 अल्फ्रेड डे नाम के एक व्यक्ति ने 1856 में पहली बार एक पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया, और ये भारत का पहला मामला कहलाता है। 1856, हालांकि अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी और अंग्रेजों ने उस समय इस कानून को लागू कर दिया था। जब भी मैं कॉपीराइट एक्ट के बारे में बात करता हूं तो हमको ये समझना चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट जो है वो किस लिए है। कॉपीराइट जो है वो किसी लेखक को या किसी रचनाकार के मूल कार्य को
जिसमें उसकी प्रतिलिपि बनाना, उसका विवरण करना और उसमें सम्मिलित करने के अधिकार को शामिल करता है, और इन अधिकारों का एक समूह। किसी भी संदर्भ में अगर मैं कॉपीराइट की बात करूं, कोई भी कार्य के संदर्भ में करूं, तो कॉपीराइट एक निश्चित समय तक ही रहता है। अभी हम इस पर बात करेंगे कि कितने समय तक रहता है। कॉपीराइट जो है वो एक निश्चित समय तक ही आपको एक संरक्षण प्रदान करता है। इसके पश्चात ये सार्वजनिक ज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और जैसे ही आपका कॉपीराइट खत्म होता है तो फिर वो चीजें दूसरे लोगों के लिए उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो अधिनियम है ये किसी लेख या रचना की विषय वस्तु को संरक्षित नहीं करता, बल्कि उसकी संरचना को, उसकी शैली को और अभिव्यक्ति को। ध्यान रखिएगा, कॉपीराइट एक्ट आपके किसी आर्टिकल को, किसी रचना को के विषय वस्तु को संरक्षित नहीं करेगा, उसके कंटेंट को संरक्षित नहीं करेगा। वो करेगा आपकी उस रचना की जो संरचना है, आपने उसको किस तरीके से बनाया, शैली क्या है आपकी, और आपकी अभिव्यक्ति क्या है, इसको कॉपी नहीं करना है। थोड़ा इसलिए आपने देखा होगा कि प्लेगरिज्म में भी कुछ हद तक के आपको छूट मिली हुई। तो जब भी हम कोई रचना बनाते हैं कोई भी कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत, तो डायरेक्टली आप कॉपीराइट में नहीं चले जाएंगे। आपको इसके लिए प्रॉपरली एक आवेदन करना पड़ेगा, और ये आवेदन 3 प्रतियों में होगा। 3 प्रतियों में, उसके साथ एक फीस होगी। इसीलिए कॉपीराइट ऑफिस बनाया गया है, एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है, और एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को रखा गया है। ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी बुक पर, किसी आर्टिकल पर कॉपीराइट है का मतलब यह है कि हम उसका कुछ भी कंटेंट नहीं ले सकते। मैंने फिर कहा कि आप केवल संरचना, शैली और अभिव्यक्ति को संरक्षित करता है कॉपीराइट। आप वैसा का वैसा कॉपी कर दे रहे हैं, ये तो कॉपीराइट का वायलेशन है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी में कुछ लिखा है, उसको वैसा का वैसा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, कॉपीराइट का वायलेशन। आपने तरीका कॉपी कर लिया कि इसने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी बुक में 5 फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, आपने वैसे ही फ्लो चार्ट्स के थ्रू बनाने की कोशिश करी, कॉपीराइट का वायलेशन। लेकिन आपने किसी कंटेंट को लिया और उस कंटेंट को लेने के बाद नीचे रेफरेंस दे दिया, इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। अगर ऐसा होगा तो फिर तो ज्ञान का प्रसार ही रुक जाएगा। मतलब अगर मेरी पुस्तक है तो इस पुस्तक का अधिकार केवल मेरे पास ही रहेगा। तो इससे ज्ञान जो बंटना चाहिए, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो रुक जाएगा। तो इसीलिए कॉपीराइट एक्ट जो है वो केवल संरचना, शैली और अभिव्यक्ति, इन 3 चीजों को ही संरक्षण प्रदान करता है। और मैंने कहा कि यदि कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसके लिए इस अधिनियम में अलग अलग दंड के प्रावधान भी। कॉपीराइट का मूल उद्देश्य यह है कि कॉपीराइट इज लाइक अ लाइसेंस मतलब कॉपीराइट के अंतर्गत एक पुस्तक जो है उसमें आपको एक लाइसेंस मिल गया है, लेकिन आप उसका उचित उपयोग भी कर सकते हैं। और उचित उपयोग जो है वो किस तरीके से किया जाएगा कि जैसे आपने उसकी कुछ सूचनाओं का प्रयोग शोध में कर लिया, समीक्षा में कर लिया, क्रिटिसिज्म आलोचना में कर लिया, शिक्षा के लिए किया। जैसे मान लो कि मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं क्लास में लेक्चर, और मैंने कुछ स्लाइड्स आपके बुक का निकाल लिया है, इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ज्ञान का प्रसार करें। अभिनव भारत बनाने की जो संकल्पना हमारी है, वो अभिनव भारत जो है और रचनात्मक भारत हम तभी बना पाएंगे जब हम ज्ञान को प्रसारित तो करें। और कॉपीराइट एक्ट जो है वो ज्ञान को एक जगह पर रोकने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आप इसे प्रसारित करिए। और नॉर्मली किसी भी पुस्तक पर जो कॉपीराइट है वो 60 वर्ष तक मिलता है। 60 वर्ष तक वो कॉपीराइट जो है वो प्रदान किया जाता है। 60 वर्ष के बाद उसके कॉपीराइट को ओपन कर दिया जाता है, वो किसी के लिए भी एक्सेसिबल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि आखिर हम बौद्धिक संपदा अधिकारों को उनकी रक्षा के लिए हमको कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी। मुद्दा तो ये है, और मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अगर आपके
किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो देश में नवाचार होना बंद हो जाएगा और हमें नवाचार की आवश्यकता है। जब तक आप नवा देखिए, हर हर चीज में नवाचार है। आपको एक छोटा सा 10 से 15 सेकंड का एडवर्टीजमेंट आपको प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसने उसको कितने नवाचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप अगर हम उसको प्रोटेक्ट ना करें और वही प्रोडक्ट को कोई दूसरा, उसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को कोई दूसरा ले ले और सेम कॉपी करके बना ले, तो निश्चित रूप से अगली बार नवाचार होना बंद हो जाएगा। और ये नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है और इसी नवाचार की भारत को आवश्यकता भी है। और अगर हम इस तरह के नवाचार का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम अभिनव भारत की संकल्पना की बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए कानून के माध्यम से निर्माताओं को संरक्षण प्रदान किया गया और बौद्धिक संपदा का उपयोग करने वालों पर कुछ कंट्रोल लगाया गया। और जिन लोगों ने इस तरीके की बौद्धिक संपदा का निर्माण किया है उनके अधिकार को सुरक्षित रखा गया। बौद्धिक संपदा में जो कानून बनाने से एक सबसे अच्छी चीज हमको ये मिल गई कि इसमें विदेशी निवेश को भी आकर्षित करने में हमको मदद मिलती है। यह उद्यमिता को, आर्थिक निवेश को, अनुसंधान के विकास को प्रोत्साहित करता है। आज आप देख रहे हैं कि यदि कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है तो निश्चित रूप से वो उस विषय पर उपलब्ध लगभग सभी किताबों का अध्ययन करता है और उन किताबों का अध्ययन करने के बाद में हम, अगर आप लोग पीएचडी के स्टूडेंट होंगे तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाते हैं। और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि अभी तक कितनी पुस्तकें इस पीएचडी टॉपिक पर प्रकाशित हो गई है, कितने लेख प्रकाशित हो गए हैं और उनमें अब तक क्या क्या हो चुका है और अब आप क्या नया करने वाले हैं। इसीलिए हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर पीएचडी में करना होता है, क्योंकि आप जो करने वाले हैं वो पहले से नहीं हुआ है। यही तो नवाचार है। पीएचडी हर बार नवाचार का ही एक तरीका है, नवाचार को प्रस्तुत करने का ही एक तरीका है। और वो जो नवाचार है वो उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही आपको आएगा। आप वहां से कुछ कंटेंट लेते जरूर है और नीचे आप एक फुटनोट देते हैं कि हाँ ये जो कंटेंट है ये इस बुक से लिया गया है, या पीछे आप बिब्लियोग्राफी में बताते हैं कि आपने यहाँ से कंटेंट लिया है, पर उसके लेने की भी अपनी एक सीमा है। पर आप जो नया नवाचार करते हैं वो नवाचार कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कॉपीराइट के बारे में बहुत सारी चीजें अभी तक बताई और उसमें मूल रूप से जो चीजें थी वो यही थी कि कॉपीराइट एक्ट जो है, जो 1957 का है, भारत में जब आया तो इसने मूल रूप से बहुत सारे चीजों पर लगाम लगाई, कॉपी करने की चीजों पर लगाम लगाई। और अब ये कानून, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप अचानक से कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि आईपीआर पर लोग बहुत सारे सेमिनार्स अरेंज कर रहे हैं। आईपीआर पर बहुत सारी संगोष्ठियां हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अब हम अभिनव भारत की ओर बढ़ रहे हैं, नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर युवाओं से नवाचार की आवश्यकता है, लेकिन वो नवाचार कानून के दायरे में रहकर किया जाए, ऐसा बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे कानूनों को बनाया गया, जिसमें से एक कानून कॉपीराइट एक्ट 1957 था। इसी प्रकार एक और कानून जो बनाया गया वो कानून का नाम है पेटेंट एक्ट, जिसे हम एकस्व अधिनियम 1970 कहते हैं। पेटेंट एक्ट के बारे में हम चर्चा करें। पेटेंट एक्ट आविष्कारक और राज्य के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहीं से हम जेनेरिक मेडिसिन की भी बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जेनेरिक मेडिसिन के बारे में सुना होगा।
जेनेरिक मेडिसिन के बारे में आप सभी लोग सुन रखे हैं? कोई मुझे बताएगा प्लीज? अपना एक कोई एक हाँ सर, स्टूडेंट अपना माइक ऑन। सुना सुना है है? सर। क्या जी क्या होती है ये जेनेरिक मेडिसिन? जी। जेनरिक मेडिसिन यानी जो हम जनरली मेडिसिन जो लेते हैं उससे कम रेट में मिलती है, इतना तो सुना है सर। जी, आज हम चर्चा करेंगे कि ये कम रेट में क्यों मिल रही है और भारत सरकार इस पर हेलो। इतना जोर क्यों दे रही है। हाँ सर, हेलो। नमस्कार, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जेनरिक मेडिसिन के बारे में ये होता है कि जैसे मेडिसिन पे हम अगर पेटेंट लेते हैं तो 20 साल के बाद यस, वो 20 साल के एग्जैक्टली। बाद वो फ्री हो जाता है। तो 20 साल के थैंक यू, बाद जब थैंक यू। फ्री होता है तो रेट उसके कम हो जाते हैं, तो उसी को हम जेनरिक वेरी गुड, मेडिसिन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा, लेकिन वो 20 साल की शुरुआत कैसे होगी? जैसे देखिए, मान लीजिए पेटेंट का जो मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ उसको समझिएगा। पेटेंट जो है आविष्कार करने वाला, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि मेडिसिन का आविष्कार तो हुआ होगा, उस आविष्कार करने वाले के बीच और राज्य के बीच एक एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट होगा 20 इयर्स के लिए। और 20 इयर्स के लिए जब वो एग्रीमेंट होगा तो आविष्कारक अपने आविष्कार से संबंधित संपूर्ण विवरण के बदले वो सरकार से ये मांग करता है कि उसके इस आविष्कार को प्रोटेक्ट करके रखा जाए और वो अपने आविष्कार की जानकारी किसी को नहीं देगा। लेकिन कब तक नहीं देगा? 20 साल तक नहीं देगा। और फिर उसके हिसाब से वो, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक दवाई बनाई है और उस दवाई का पेटेंट मेरे पास है, तो मैं मार्केट में अपने हिसाब से उस दवाई का मूल्य निर्धारित कर सकता हूँ। लेकिन 20 साल के बाद मुझे उसका पेटेंट सरकार को देना पड़ेगा। फिर सरकार उसी पेटेंट के बेसिस पर दवाई बनाती है और वो दवाई जो बहुत महंगी थी वो अचानक से आपको जेनरिक स्टोर पे सस्ती मिलने लगती है, जिसे हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी शायद, जो मैं बताना आपको चाह रहा था। वर्ष 2007 के आसपास पैरासिटामोल जो थी वो जेनरिक मेडिसिन में आ गई थी और अभी आपने देखा होगा कि पैरासिटामोल बहुत सस्ते में आपको उपलब्ध होती है। भारत में जो पेटेंट व्यवस्था है इसको नियंत्रित करने का काम भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है और इसमें एक कंट्रोलर होते हैं जो कि पेटेंट के डिजाइन के, ट्रेडमार्क के और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा संपादित करते हैं। लेकिन ये भारत में 4 पेटेंट कार्यालय है। इसका जो प्रधान कार्यालय है भारत में पेटेंट का वो है कोलकाता में। दिल्ली और मुंबई और चेन्नई जो है इसके अन्य कार्यालय, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, लेकिन मुख्य कार्यालय इसका कोलकाता में। जब भी आप ई पेटेंट करते हैं तो ई पेटेंट की प्रक्रिया आप 1,000 रुपए के, मतलब ऑनलाइन पेटेंट के लिए आवेदन करना जो है वो 1,000 रुपए के मूल्य पर 1,000 रुपए के शुल्क को देकर आप कर सकते हैं। और पेटेंट की जो अवधि, जैसा कि अभी बताया कि 20 वर्ष तक की होती है, लेकिन 20 वर्ष तक आपको सरकार को अपने पेटेंट के रखरखाव शुल्क को जमा करना होता है। अगर आपने सरकार को अपने पेटेंट का रखरखाव शुल्क जमा नहीं किया तो आपका पेटेंट समाप्त हो जाता है। किसी भी पेटेंट का ट्रांसफर जो है, जब किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा पेटेंट मिल जाता है तो उस व्यक्ति का उस पर एकमात्र अधिकार होता है और वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने पेटेंट को किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है, किसी को बेच भी सकता है। ये उसका अधिकार है, लेकिन ये कार्य उसको 20 वर्ष तक ही करना है। 20 वर्ष बाद उसका पेटेंट जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसको अपने इस पेटेंट के फॉर्मूले को सरकार को देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पेटेंट को लेकर आपको जितनी बातें मैं बताना चाह रहा था शायद आपको समझ आ गई होगी। अगर ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं समझ आई हो तो प्लीज आप बोल सकते हैं पेटेंट को लेकर। सर ये हर साल 1,000 देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, वो उसका नहीं। देखिए सर, वो जो 1,000 रुपीज का जो टाइम, ये तो आपको पेटेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय देना। रखरखाव शुल्क तो आपको साल का देना है, वो अलग है। ये जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उसकी फीस है ये 1,000 रुपए, और रखरखाव शुल्क सरकार निर्धारित करेगी और वो आपको साल का देना है।
क्लियर है? कोई बात और कुछ? और कोई बात जो आपको नहीं समझ आ रही हो तो प्लीज बोले। ओके, तो मैं अगले एक्ट की तरफ चलता हूं, और ये जो एक्ट है ये है ट्रेडमार्क एक्ट। इसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क एक्ट, और ये ट्रेडमार्क एक्ट 1990 का है, वर्ष 1990, 1990। अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में बात करूं तो ट्रेडमार्क का जो मतलब है वो ब्रांड या ब्रांड नेम है। मतलब जैसे होता है ना कि हमारा ब्रांड है भाई, हमारा नाम चलता है, और ये एक तरीके का प्रतीक चिन्ह है। ये एक हस्ताक्षर के रूप में हो सकता है, नाम के रूप में हो सकता है, किसी युक्ति के रूप में हो सकता है, किसी लेबल के रूप में हो सकता है, किसी अंक के रूप में हो सकता है, या रंगों के समूह के रूप में भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक तरीके का प्रतीक चिन्ह है। मतलब आप यदि उस लेबल को देख लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अपने प्रतीक चिन्ह बनाते हैं और उस प्रतीक चिन्ह को उसमें असेंबल कर देते हैं। तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि प्रतीक चिन्ह ही हो, हस्ताक्षर भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है। जैसे कुछ नाम एकदम ट्रेडमार्क है। आयुर्वेदिक दवाइयों में आप देखेंगे वैद्यनाथ एक नाम है, उसकी अपनी एक गुडविल है। कोई युक्ति हो सकती है, कोई लेबल हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, या रंगों का समूह भी हो सकता है, वो ट्रेडमार्क हो। ये एक व्यापारिक प्रतिष्ठान या संगठन द्वारा अपने व्यावसायिक उत्पादों को या सेवाओं की एक अलग पहचान देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और ट्रेडमार्क 4 प्रकार के कार्यों को संपादित करेगा। ट्रेडमार्क का कार्य निम्नलिखित 4 प्रकार के कार्यों को संपादित करना है। पहला, सामग्री या कोई माल या कोई गुड्स, उसकी पहचान को स्पष्ट इंगित कर देता है और यह भी बताता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो मैंने क्या कहा, ट्रेडमार्क का पहला काम क्या है, किसी सामग्री या माल की विशिष्ट पहचान को स्पष्ट करना या उसकी उत्पत्ति को इंगित करना कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। दूसरा, ऐसे उत्पाद या माल की निर्धारित गुणवत्ता जो होती है, जो उसकी गारंटी भी ये देता है कि अगर हमारा सिंबल इस पे लगा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसके गुणवत्ता की गारंटी भी, मतलब इसके जो क्वालिटी है उसकी गारंटी भी हम। तीसरा, ये उत्पाद या माल के प्रचार को भी सुनिश्चित करता है कि भाई ये कई बार आप केवल ट्रेडमार्क लगा देते हैं या केवल नाम लिख देते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये प्रचार हो रहा है, ये प्रचार के माध्यम से। और ट्रेडमार्क का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये ख्याति समझते हैं आप, गुडविल, उसका परिचायक है। इससे ख्याति भी पता चलती। तो मैंने कहा कि ट्रेडमार्क के 4 प्रमुख काम होंगे। पहला क्या होगा, ये माल की पहचान या किसी गुड्स या किसी वस्तु या किसी सामग्री की पहचान को स्पष्ट करेगा, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएगा, ये किसी माल की या वस्तु की गुणवत्ता को बताएगा, उसकी गारंटी देगा कि ये वही वस्तु। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि हमारा एक चिन्ह देखकर ही इसको खरीदे, ये नकल से सावधान रहें। एक प्रॉपर एक उनका सिंबल लगा हुआ है, उस बोतल पर लगा हुआ है या और किसी वस्तु पर लगा हुआ है, और उसी सिंबल से प्रचार भी होता है और उसी सिंबल से उनकी गुडविल भी होती है। जैसे आपने कुछ एक नाम देखे होंगे, जैसे तनिष्क हो गया, TBZ हो गया, ये इस तरीके के जो एक नाम है, इनकी अपनी गुडविल है और इनका अपना एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क जो है, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में। ट्रेडमार्क का आवंटन करना, इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन करने के बाद एक फीस होगी, वो फीस जो सरकार निर्धारित करती है, वो फीस के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ट्रेडमार्क का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
और ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि अब आपके उस नाम का, उस चिन्ह का, उस हस्ताक्षर का, या और भी, जैसे आप गाड़ियों पर बहुत सारे सिंबल देखते हैं, हुंडई देखते हैं, सुजुकी देखते हैं, होंडा देखते हैं, फॉक्सवैगन देखते हैं, ये सब ट्रेडमार्क है, ये उनके ट्रेडमार्क है। और जहां पर वो ट्रेडमार्क है मतलब वो गाड़ी हमारी कंपनी की है और उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है, और इसके अन्य जो कार्यालय है वो दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में है। यहाँ से आपको आपके सिंबल पर ट्रेडमार्क प्रदान किया जाता है, जो आपकी इसका एक चीज और है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं। जैसे पेटेंट का एक टाइम पीरियड था, कॉपीराइट का एक टाइम पीरियड था, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ट्रेडमार्क आपके पास हमेशा रहता है। आप अपने ट्रेडमार्क को बेच सकते हैं, किसी और को हस्तांतरित भी कर सकते हैं। ट्रेडमार्क को लेकर अगर कोई सवाल आपके मन में है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। ट्रेडमार्क आप लोगों को समझ में आया? मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज। हेलो, हाँ सर। यस दिस इज देवेंद्र फ्रॉम सोसाइटी डिपार्टमेंट। सर मेरा यस, बोलिए देवेंद्र जी। हाँ सर। देवेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है शायद। अभी सुन पा? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताइए देवेंद्र जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं भविष्य में कोई कंपनी मालिक कोई जी चीज है और भविष्य में प्लानिंग है और उसने ट्रेड कुछ बना लिया है, मार्क बना दिया है, क्या उसकी जी ट्रेडमार्क की पेटेंट मिल सकती है उसको? नहीं, कंपनी बनाने से ट्रेडमार्क पहले पेटेंट नहीं है। उसको ट्रेडमार्क देखिए का मैं पेटेंट करना चाहता है। नहीं, पेटेंट अलग चीज है, ट्रेडमार्क अलग चीज है। ट्रेडमार्क अलग चीज है। तो आपने अगर, जैसे मान लीजिए कि भविष्य में आप एक कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी कंपनी आपकी ओपन नहीं हुई है, लेकिन एट द टाइम आपका एट द टाइम कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपकी कंपनी की इंटरनल बॉडी का बन जाना जरूरी है। जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो आपको मार्क अलॉट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है देवेंद्र जी आपको? और आपने मान लीजिए कि एक सिंबल बनाया अपनी कंपनी का, 2 लोगों का हाथ पकड़ा हुआ या कुछ अलग तरीके का एक सिंबल आपने बना के रखा है, और आप चाहते हैं कि वो मार्क आपकी कंपनी का हो, उसके नीचे आपकी कंपनी का नाम लिखा हो। आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट यू रजिस्टर्ड योर कंपनी इन कंपनी एक्ट। आपकी इंटरनल बॉडी बनना जरूरी है, उसके बाद फिर आप अपना मार्क रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई आप किसके लिए करा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ना? देवेंद्र जी क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और किसी को ट्रेडमार्क को लेकर कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू देवेंद्र जी। इसके बाद हम एक अगले एक्ट की तरफ चल रहे हैं, और ये जो एक्ट है ये है डिजाइन एक्ट। ये डिजाइन एक्ट जो है, ये जब मैं डिजाइन के बारे में बात करता हूं तो आपको ये लगता होगा कि एक विशेष तरह की औद्योगिक उत्पाद में मूल रूप से 2 कारक जो शामिल होते हैं, एक होता है कलात्मक कार्य और एक होता है उत्पाद का कार्यशील भाग। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले आप एक अलग अलग डिजाइन की चीजें मार्केट में देखते हैं। अनूठा प्रयोग होना चाहिए। बजाज में कुछ समय पहले एक गाड़ी आई थी, उन्होंने एक अलग तरीके का प्रयोग किया था, और वो प्रयोग ये था कि अगर साइड स्टैंड नीचे है गाड़ी का तो गियर नहीं लगेगा। उन्होंने मैकेनिज्म इस तरीके का कर रखा था, मतलब आपको गियर लगाने के लिए साइड स्टैंड को पहले ऊपर उठाना पड़ेगा, और वो इन्होंने इसलिए किया था कि कई लोग साइड स्टैंड उठाए बिना ही गाड़ी को चलाने लगते हैं और आगे चल के फिर उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो। ये डिजाइन जो है वो केवल कलात्मक कार्यों के लिए होता है, ये उत्पादन का हिस्सा नहीं। कलात्मक कार्य, आपका वो कार्य जो है वो आप ही का रहेगा, लेकिन कलात्मक कार्य अद्वितीय होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने
एक मेज बनाई, टेबल बनाई, उसके 4 पैर हैं, तो सभी मेज के 4 पैर ही होते हैं, उसमें नया क्या है? लेकिन आपने एक ऐसी मेज बनाई जो अद्वितीय है, अनूठी शैली वाली है, वो डिजाइन आपका है, उस डिजाइन को आप डिजाइन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उस डिजाइन का कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि डिजाइन को सुरक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक हो गया है। अलग अलग डिजाइन में, चाहे गाड़ियां आ रही हो या कोई वस्तु आ रही हो, तो उसका अपना खुद का एक डिजाइन है। उस डिजाइन को डिजाइन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जा सकता है। मैं फिर कहूंगा, ये डिजाइन अलग कंसेप्ट है, पेटेंट आविष्कार से संबंधित है, जो ट्रेडमार्क है वो आपके चिन्ह या व्यापार के किसी चिन्ह से संबंधित। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? डिजाइन के बारे में चीजें समझ आ गई है? हाँ सर। थैंक यू। आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके की डिजाइन आ रही है, लेकिन जब तक वो डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं होगा, उस डिजाइन को कोई भी कॉपी कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। हम लोग इसे सामान्य भाषा में जीआई टैग कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। जीआई टैग के बारे में शायद आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। हाँ सर, हाँ सुन रखा है सर। जीआई टैग के बारे में आप क्या जानते हैं? सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर किसी भौगोलिक परिस्थिति में ही होती हैं, तो उसके लिए हम जीआई टैग मिलता है हमें। जैसे जैसे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कड़कनाथ चिकन का एक प्रकार है जो सिर्फ वहीं से शुरू होता है, वहीं से ओरिजिन है उसका, हाँ, तो उसको जीआई ठीक है। हल्दी का है। छत्तीसगढ़ में भी नगरी दुबराज करके एक चावल होता है जिसको जीआई टैग मिला हुआ हाँ है। सर, बिल्कुल जी सर। तो ये जीआई टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ही यही है कि ये भौगोलिक संकेत बताता है, कुछ विशिष्ट उत्पादों को के बारे में ये प्रदान किया जाता है। ये एक तरीके का नाम या संकेत है और इसके माध्यम से आप विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, शहर या देश की उत्पत्ति से ये संबंधित होता है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि दुबराज चावल, आपने कहा कड़कनाथ चिकन की बात की आपने, तो इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष स्थान से हुई है और वो वहीं होती है और कहीं नहीं होती। बाकी जगह अगर हो रही है तो उसको कॉपी कर लिया गया है या उसका वो मिक्स है या मिक्स ब्रीड है वो। तो उस भौगोलिक क्षेत्र में, उस शहर में या उस देश की उत्पत्ति से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ये इस बात का प्रमाणीकरण है कि विशेष उत्पाद जो है वो विशेष पारंपरिक तरीकों के अनुसार ही उत्पादित किए जाते हैं, विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में ही उत्पादित किए जाते हैं और इनमें एक विशिष्ट गुण होता है और इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण ही इनकी एक विशेष प्रतिष्ठा भी होती है। इसलिए हम अक्सर जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? जीआई टैग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था वर्ष 2004-05 में। ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो इस बात को ध्यान से समझिए कि भारत में पहला उत्पाद जो था वो दार्जिलिंग चाय था, जिसे 2004-05 में जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग के लाभ क्या है? पहला लाभ तो ये है कि ये उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी उत्पाद है उनको ये कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसे जीआई टैग के उत्पाद का अनाधिकृत प्रयोग न कर पाए, उस पर ये रोक लगाता है। ये उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने में मदद करता है और प्रामाणिकता का आश्वासन भी देता है। इसका मतलब ये है
कि आप जिस भी प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वहीं पर उत्पादित हुआ है, उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में उत्पादित हुआ है और उन्हीं प्रामाणिकता के साथ हम आपको प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उसे जीआई टैग मिला हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग को बढ़ाकर, जैसे कि आप अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखेंगे तो पर्टिकुलरली जीआई टैग वाली वस्तुओं की मांग ज्यादा है और जब उनकी वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं आपको उससे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास आपका उससे होता है। इसलिए जीआई टैग का वर्तमान समय में बड़ा महत्व है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की मैं जब बात करता हूँ, गुड्स की बात करता हूँ, तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो है ये प्रोटेक्ट करता है, इसके माध्यम से ही ये प्रदान किया जाता है और इसी के द्वारा आपको टैग भी प्रदान किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि आपको बताना होगा कि आप किन परिस्थितियों में इसका उत्पादन करते हैं, किन परिस्थितियों में आप इसे बनाते हैं और किन परिस्थितियों में प्रोडक्ट आपको ये जो प्रोडक्ट है आपके वहां पर उत्पादित होता है और एप्लीकेशन देने के बाद इसको एक जीआई टैग जो है सामान्य रूप से प्रदान कर दिया जाता है। गवर्नमेंट का एक ऑफिस है जहां पर जीआई टैग को लेकर काम होता है और उसी जगह पर आपको उस वस्तु पर जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि बौद्धिक संपदा में और कौन-कौन से कानूनों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि हमने कॉपीराइट एक्ट 1957 देखा, मैंने आपको पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में बताया, मैंने आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1990 के बारे में बताया, मैंने डिजाइन एक्ट के बारे में आपको बताया। इसी प्रकार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एक्ट होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रूल्स 2007 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी 2016 है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो बौद्धिक संपदाओं को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, बौद्धिक संपदाओं को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं बौद्धिक संपदा का जो गलत प्रयोग है या उसका अनुचित प्रयोग जो है वो रुक रहा है। आज के इस उद्यमशील और अनुसंधान के युग में बौद्धिक संपदा अधिकारों का बहुत अधिक महत्व बढ़ रहा है। शोधकर्ता, विकासकर्ता और जनता के बीच का संतुलन स्थापित करने के लिए बौद्धिक संपदाओं की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है जब इसे कानून के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाए। और बौद्धिक संपदा कानून का मूल उद्देश्य यही है कि जिसने इसे बनाया है उसको उसका उचित श्रेय मिले, उसको उचित लाभ मिले और उसने जो चीज बनाई है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। बौद्धिक संपदा नीति 2016 जो है वो भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिदृश्य में सुधार के लिए वाणिज्यिक अदालत की कार्रवाई और उसकी समय सीमा पर के संबंध में प्रचार कर रही है और उसके महत्वपूर्ण उपायों पर प्रावधान कर रही है। मतलब अब हमारे पास जो है वो कमर्शियल कोर्ट का प्रोविजन आ गया है। कमर्शियल कोर्ट के माध्यम से कमर्शियल कोर्ट में लिमिटेशन, कितने समय में आप मामला जो है न्यायालय में पहुंचा सकते हैं, उसके माध्यम से अब हम आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और ये पॉसिबल हो पा रहा है हमारी बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के माध्यम से। और बौद्धिक संपदा में अधिकार में जो महत्व है वो आने वाले समय में लगातार बढ़ता रहेगा और जब ये महत्व बढ़ेगा तो देश में अनुसंधान होंगे, विकास होगा, सृजन होगा और उद्यमिता भी बढ़ेगी। इन सारी विषयों के साथ, इन सारी बातों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत तन्मयता के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद ठाकुर मैडम को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैंने ये विषय आपके समक्ष रखा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि देवांगन बोल रही हूँ सर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से और अभी इंचार्ज एचओडी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। सर मैं ये जानना चाहिए, जैसे अभी हमारे विश्वविद्यालय
और स्टार्टअप फाउंडेशन बनाया है और उसे सेक्शन कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर कर दिया है। मैडम आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक हो रही एक मिनट। हेलो है। यस मैम। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है मैडम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने अभी अपना इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन बनाया जनवरी में, और उसे हमने सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर करा लिया है। जी तो सर अब हमारी कंपनी तो बन गई, तो अब हमें इस कंपनी का ट्रेडमार्क भी बनाना पड़ेगा, क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। देखिए मैडम, ट्रेडमार्क का एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट ये है कि आप मतलब जब आप कमर्शियल यूज करते हैं तो आप अपनी कंपनी का आप बार बार प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, या इस तरीके का एक उत्पादन कर रहे हैं, तब आप उसके ट्रेडमार्क को लेते हैं, और वो लेना कंप्लीटली ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट ही दूसरे तरीके का है, इसलिए ट्रेडमार्क की आपको आवश्यकता ही नहीं। जी 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 जी, एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको ये डर होता है कि उनके नाम की कोई नकल ना कर ले, या उनके प्रॉपर सिग्नेचर है या उसकी कोई नकल ना कर ले। वो जो बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती है वो लोग इसको करती है, हमारे लिए इसकी कोई जी आवश्यकता नहीं। जी। ठीक है मैम। मगर हम चाहें तो अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, एकदम आप अपना एक लोगो बनाकर डिजाइन कर लीजिए और उस लोगो को ट्रेडमार्क ला लीजिए, ताकि उस लोगो को कोई कॉपी ना कर सके। जी जी, ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो फिर पूजा मैम। हेलो सर, दिस इज देवेंद्र जी यादव। हाँ बोलिए देवेंद्र। सर मेरा प्रश्न है कि अब तक भारत में कितने जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं अभी तक, और जीआई टैग में नंबर 1 कौन सी कंट्री है? सर प्लीज अगर नहीं बता देखिए, सकते ये हैं। तो ये तो बॉस, ऐसा ये तो गूगल वाला प्रश्न है, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये नंबर्स हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं, है ना। मैं एक्चुअल में ये तो सिंपल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, अगर आपका ओके सर, जीआई टैग थैंक यू से वेरी रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई मैटर हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर हल्दी को लेके जो हुआ था हमारे यहाँ कुछ जो इशू हुआ था यूएसए और इंडिया के बीच, हल्दी के जीआई टैग को लेकर यूएसए और इंडिया के बीच जो ये मैटर, हाँ हुआ था ठीक बोल उसके रहे हैं। बारे में देखिए क्या था कि जैसे थोड़ा नॉर्मली सा ये होता है कि जैसा मैंने ये कहा कि जो लॉ है वो केवल भारतीय इस परिदृश्य में नहीं बने हुए हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है। और जब दो देशों के बीच विवाद होते हैं, अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर जो वस्तु उत्पादित हुई है, वो वस्तु किस जलवायु में, किस मिट्टी में, और उस मिट्टी के कितने पीएच में वो उत्पादित हो सकती है, और क्या वही उत्पादन दूसरी जगह पर अगर किया गया है, सेम परिस्थितियों में किया गया है, तो फिर उसका जीआई टैग किसको मिलेगा। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो एक बॉडी होती है वो तय करती है, और इसका विवाद अभी भी चल रहा है। इस पर अभी कुछ फाइनल जजमेंट आया नहीं, और दोनों अपने अपने लेवल पर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देवेंद्र जी, ठीक है। ओके, हाँ सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, इसके बाद अगर पूजा मैम अगर हो तो प्लीज। यस सर। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं यहीं पर।
जी, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत आपका व्याख्यान बहुत ही सुंदर था। जैसे कि आज आईपीआर डे के बारे में आपने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कहते हैं दृष्टि कहते हैं डाली, और हमें कहते क्योंकि जो कि हम जानते नहीं हैं कि आईपीआर होता क्या है, जिनके या फिर आईपीआर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए। आईपीआर में जो ट्रेडमार्क है आपने उसको बताया, पेटेंट राइट्स को बताया, इवन कहते हैं जीआई टैग्स, ये सारी चीज़ें, और कहते 4 तरह के जो कार्यालय हैं उनमें से कोलकाता प्रमुख हैं। इस तरह से जिन विभिन्न मुद्दों पे आपने चर्चा की सर, बहुत ही प्रशंसनीय है। और धन्यवाद सर कि आपने हमारे बच्चों को, स्पेशली बस्तर यूनिवर्सिटी के बच्चों को और हम सभी स्टाफ फैकल्टीज को इतना अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कराया सर। शहीद महेंद्र कर्मा थैंक यू विश्वविद्यालय की मैडम। तरफ से आपको धन्यवाद ये सर। मेरा सौभाग्य था कि आप मैं सभी बस्तर के विश्वविद्यालय से जुड़ा और बच्चों से जुड़ा, बच्चों से बात हुई। मैं बहुत ऐसे लॉ लेवल पर, लॉ के कानूनी भाषा में मैं जानबूझकर बात नहीं कर रहा था, क्योंकि चूंकि कानून के बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया कि बच्चों तक वो बात पहुंचे जो वास्तव में उनको पहुंचनी चाहिए, और किस तरीके के कानून काम करते हैं, कानून इस तरीके से काम क्यों कर रहा है। मैं आज अपने महाविद्यालय में ही हूँ और 12:30 बजे से मेरा अगला लेक्चर है, तो इसीलिए मैंने अपने लेक्चर को इसी समय समाप्त कर दिया है। नहीं, कोई आप लोगों बात ने नहीं मुझे सर, सुना, ये मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय निकाल के नमस्कार। इस व्याख्यान के लिए इतनी स्वीकृति प्रदान की। और हमारे थैंक यू महाविद्यालय मैडम। के कुलपति सर, रजिस्ट्रार सर और हमारे वरिष्ठ प्राध्यापकगण एवं समस्त शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ सभी को पुनः आभार, धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को आप सभी ने मिलकर सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। इसलिए अर्थशास्त्र विभाग आपके लिए सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो थैंक यू इस मैडम। कार्यक्रम समाप्त है। सभी के लिए सभी की अनुपस्थिति के लिए पुनः धन्यवाद। हम इस प्रोग्राम को अभी एंड करते हैं।